अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ET 125, इसमें हम आज तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे एनर्जी बिलिंग और दूसरे नंबर पर हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। एनर्जी बिलिंग का मतलब है कि कोई सारफ जो बिजली इस्तेमाल करता है, जो एनर्जी इस्तेमाल करता है, उसकी बिलिंग कैसे की जाती है, इनका उसका बिल कैसे डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है। और दूसरे नंबर पर हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, करंट का हरारती असर क्या होता है, कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, इसको कैसे पैमाइश किया जाता है। तो ये हमने दो टॉपिक्स आज डिस्कस करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी बिलिंग की अगर बात की जाए तो कोई भी सारफ जो बिजली इस्तेमाल करता है उसका बिल जो बनाया जाता है वो सारफ की इस्तेमाल की गई एनर्जी की बुनियाद पर बनाया जाता है कि सारफ ने एक माह के अंदर या एक मखसूस वक़्त के अंदर कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है। तो उस इस्तेमाल की गई एनर्जी की बुनियाद पर उसका बिजली का बिल जो है वो बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर एनर्जी की बात की जाए तो हमने इसको पिछले लेक्चर में एनर्जी को पढ़ा था कि ये क्या होती है, और हमने पढ़ा था कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो वाट सेकंड या जौल होता है, जौल या वाट सेकंड। तो वाट सेकंड का मतलब है कि अगर एक वाट पावर एक सेकंड तक इस्तेमाल होती रहे तो एक जौल एनर्जी खर्च होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी का यूनिट जौल या वाट सेकंड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाट सेकंड जो है ये बहुत छोटा यूनिट है। बड़े पैमाने पर जब हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो हमें बड़े यूनिट की ज़रूरत पेश आती है। तो हम वाट सेकंड की बजाय वाट आवर या किलोवाट आवर को यूनिट के तौर पर लेते हैं, एनर्जी के यूनिट के तौर पर। ये स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा कि वाट सेकंड ये एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट है। बड़े पैमाने पर बिजली इस्तेमाल जब की जाती है, एनर्जी जब इस्तेमाल की जाती है तो ये बहुत छोटा यूनिट पड़ता है हमें। तो हमें बड़े यूनिट की ज़रूरत पेश आती है कि बड़ी कोई इकाई इस्तेमाल की जाए। तो हम क्या करते हैं, वाट सेकंड की बजाय वाट आवर या किलोवाट आवर को एनर्जी के यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनके कमर्शियल पर्पसेस के लिए तजारती पैमाने पर जब हम एनर्जी का यूनिट लेते हैं तो वो वाट सेकंड की बजाय वाट आवर या किलोवाट आवर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनर्जी है बड़े पैमाने पर कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम एनर्जी का यूनिट जो है वो किलोवाट आवर लेते हैं। तो एक किलोवाट आवर जो होता है वो एक यूनिट के बराबर होता है। यानी कि जब अगर कहा जाए कि एक सारफ ने एनर्जी का 100 यूनिट खर्च किया है, 100 यूनिट खर्च किया है, तो उसका मतलब होता है कि उसने 100 किलोवाट आवर खर्च किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक किलोवाट आवर जो होता है वो एक यूनिट के बराबर होता है। यानी कि मैं फिर बता दूंगा आपको कि अगर कहा जाए कि एक सारफ ने 100 यूनिट खर्च किए हैं तो इसका मतलब होता है उसने 100 किलोवाट आवर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम सिंपली एनर्जी का जो इकाई होती है उसे यूनिट कहते हैं जी, कि इतने यूनिट खर्च हुए हैं। लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका जो पूरा नाम है वो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। यानी कि एनर्जी का तजारती पैमाने पर जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसे BOTU कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, एक BOTU जो होता है वो एक किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 BOTU या सिंपली जिसे हम यूनिट कहते हैं, एक यूनिट। ये जो BOTU है यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है, इसे सिंपली हम यूनिट कहते हैं, मुख्तसरन इसे यूनिट कहा जाता है। तो एक यूनिट जो होता है वो एक किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि एनर्जी की कॉस्ट कैसे मालूम की जाती है, कि जितनी एनर्जी खर्च हुई है उसका बिल कैसे बनाया जाता है, उसका खर्चा कैसे निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी यानी कि जो एनर्जी की कीमत है बराबर है टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट। यानी कि किसी सारफ ने जो टोटल यूनिट खर्च किए हैं उसको एक यूनिट की कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि कितना खर्चा या कितना बिल बना है। मिसाल के तौर पर एक सारफ जो है उसने एक महीने के अंदर 100 यूनिट खर्च किए हैं और फ़र्ज़ करें एक यूनिट की कीमत जब 10 रुपये है तो सारफ को 1000 एनर्जी का बिल बनेगा। कॉस्ट ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की जो कीमत बनेगी वो कितनी बनेगी, 1000। उसने जितने यूनिट्स खर्च किए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक यूनिट की कीमत से, तो सारफ के एनर्जी बिल
एनर्जी के बिल की कीमत आ जाएगी कि उसने इतने इस माह में इतने यूनिट खर्च किए तो उसकी इतनी जो है वो उसे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर 10 रुपये का एक यूनिट हो फर्ज करें और 100 यूनिट खर्च करेगा सारफ, तो 1000 रुपया जो है वो उसको एनर्जी का बिल आएगा। इसमें से कोई गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह डालकर ये 1200-1300 रुपया उसको बिल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है एनर्जी की कॉस्ट मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स कितने खर्च हुए हैं और एक यूनिट की कीमत क्या है। तो रेट पर यूनिट यानी कि एक यूनिट की जो कीमत होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर की जाती है। फिर सारफ जो है वो एक महीने के अंदर जितने यूनिट खर्च करता है उसको उससे ज़रब दे दी जाती है, तो सारफ का एनर्जी का बिल आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट एक यूनिट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर कब होता है कि अगर 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक इस्तेमाल हो तो खर्च शुदा पावर 1 किलोवाट आवर होगी। या यूँ कह लें कि अगर 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक इस्तेमाल होती रहे तो एनर्जी का 1 यूनिट खर्च होता है। इसे हम किलोवाट आवर को हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जितनी पावर वाट में है उसे ज़रब दें आवर्स से, टाइम इन आवर्स यानी कि घंटों में टाइम को लें और तकसीम कर दें 1000 से। टोटल वाट मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000, तो आपके पास किलोवाट आवर्स आ जाएंगे। तो जितने किलोवाट आवर्स होंगे उतने यूनिट्स होंगे और उनको आप एक यूनिट की कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एनर्जी का बिल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि एनर्जी का बड़े पैमाने पर यानी कि तिजारती पैमाने पर या कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, यानी कि किलोवाट आवर होता है, और एनर्जी की कॉस्ट जो है वो कैसे मालूम की जाती है। दूसरे टॉपिक की जानिब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हरारती असर। डियर स्टूडेंट्स, करंट जब किसी कंडक्टर में चलता है या किसी भी चीज़ में से जब करंट चलता है तो अपना एक असर छोड़ देता है, उसे हम कहते हैं हरारती असर। यानी कि करंट जब किसी कंडक्टर में चल रहा होता है तो थोड़ी देर के बाद वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, इसे करंट का हरारती असर कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि करंट के चलने से हीट एनर्जी पैदा होती है। वो हीट एनर्जी कैसे पैदा होती है? डियर स्टूडेंट्स, हमने करंट की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की शरह को हम करंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास एक कंडक्टर है। जब आप उस कंडक्टर को ईएमएफ या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस फ्राहम करते हैं तो उस कंडक्टर की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे हरकत करना शुरू कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं तो आयंस पैदा होते हैं। वो आयंस इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि कंडक्टर की सतह पर मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स अपने सामने या आगे आने वाले आयंस से टकराते हैं। या सिंपली यूँ कह लें कि सतह पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जब आगे ट्रैवल करते हैं तो वो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं। तो टकराव यानी कि तसादुम के नतीजे में कुछ एनर्जी हरारत की सूरत में खारिज होती है, तो उस वजह से कंडक्टर जो है ये गर्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि कंडक्टर या करंट जब किसी चीज़ में चलता है तो वो चीज़ क्यों गर्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की हरकत और इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूल के साथ या आयंस के साथ जो टकराव होता है, तसादुम होता है, उस तसादुम के नतीजे में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बात ये आती है कि करंट के चलने से कितनी हीट पैदा होगी, कब ज़्यादा हीट पैदा होगी, कब कम हीट पैदा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर करंट के चलने से जो हीट पैदा होती है उसके इन्हिसार 3 चीज़ों पर होता है। पहली चीज़ कंडक्टर की रेजिस्टेंस, कंडक्टर की मुज़ाहमत। अगर कंडक्टर की मुज़ाहमत ज़्यादा है या किसी चीज़ की मुज़ाहमत ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा पैदा होगी। मुज़ाहमत का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ रहा है तो ज़्यादा हीट पैदा होगी। अगर किसी चीज़ की मुज़ाहमत कम है तो हीट कम पैदा होगी, अगर मुज़ाहमत ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा पैदा होगी। दूसरे नंबर पर है पासिंग टाइम ऑफ करंट, करंट के चलने का वक़्त, कि करंट कितनी देर तक चल रहा है। अगर करंट कम वक़्त के लिए चलेगा तो कम हीट पैदा होगी, अगर करंट ज़्यादा देर के लिए चलेगा तो ज़्यादा हरारत पैदा होगी। तीसरे नंबर पर है वैल्यू ऑफ करंट, कि करंट की कितनी मिकदार चल रही है। अगर ज़्यादा करंट चलेगा तो ज़्यादा हीट पैदा होगी, कम करंट चलेगा तो कम हीट पैदा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 चीज़ें होती हैं कंडक्टर की या उस चीज़ की रेजिस्टेंस, करंट के चलने का टाइम सेकंड्स में और करंट की वैल्यू एम्पियर में।
तो इन चीज़ों पर इन्हसार होता है पैदा होने वाली हरारत का, जो कि करंट की वजह से पैदा होती है। तो इस तरह हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो हीट पैदा होती है, उसका हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है I²RT। आई का मतलब जो करंट चल रहा है एम्पियर्स में, आर का मतलब कंडक्टर की उस चीज़ की रेजिस्टेंस, और टी का मतलब टाइम कि कितने वक्त तक करंट चल रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम करंट की वजह से पैदा होने वाली हीट को मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए इस पैदाशुदा हरारत की इकाई की कि उस ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको किस यूनिट में पैमाइश किया जाता है, तो हमारे पास ये दो तरह के यूनिट हैं इसके। सिस्टम इंटरनेशनल में यानी कि MK सिस्टम में हीट को मापने का यूनिट है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी ये सिस्टम इंटरनेशनल में हीट को पैमाइश करने का यूनिट है। और एक यूनिट और भी हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब देखते हैं कि 1 किलो कैलोरी कब होता है और 1 BTU कब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर 1 किलोग्राम पानी हो, 1 किलो पानी है, आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री C तक बढ़ाना चाहते हैं। 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक आप बढ़ाना चाहते हैं, तो जितनी हीट दरकार होगी वो 1 किलो कैलोरी होगी। या यूँ कह लें कि 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए दरकार हरारत 1 किलो कैलोरी होगी। अगर BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात की जाए, सिंपली BTU कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि हरारत को पैमाइश करने का ये बरतानवी यूनिट है BTU। 1 BTU कब होता है? 1 पाउंड पानी है आपके पास, फर्ज करें 1 पाउंड पानी है, 1 पाउंड पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो दरकार हरारत होगी वो 1 BTU या 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगी। दोबारा सुनिएगा, 1 पाउंड पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाने के लिए दरकार हरारत 1 BTU कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया करंट का हरारती असर के करंट की वजह से हरारत क्यों पैदा होती है, कब ज़्यादा पैदा होती है, या करंट की वजह से जो हीट पैदा होती है उसका इन्हसार किन चीज़ों पर होता है, और किस फॉर्मूले से हम पैदाशुदा हरारत को मालूम करते हैं, और उसके लिए यूनिट जो है वो कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको समझ आई होगी कि एनर्जी बिलिंग कैसे की जाती है, इनके खर्चशुदा एनर्जी की बिलिंग कैसे की जाती है, और करंट की वजह से जो हरारत पैदा होती है उसको कैसे पता चलता है कि कितनी हरारत पैदा हो रही है, और उसको पैमाइश कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।